नमस्कार, टोटल न्यूज पे मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही हरियाणा की सियासत में अब सभी पार्टियों की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। टिकट को लेकर मंथन भी चल रहा है, जहां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां अब टिकट को लेकर मंथन कर रही हैं। तो वहीं अन्य पार्टियों की क्या कुछ टिकट को लेकर रणनीति, चर्चा करेंगे आज अपनी खास बहस में। तो हरियाणा में चुनावी सरगर्मी तेज है। छठे चरण की वोटिंग के लिए भले ही अभी लंबा वक्त हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने और विपक्षी दलों के रणनीति के हिसाब से टिकट बंटवारे को लेकर मंथन कर रही हैं। और हरियाणा में चुनाव को लेकर कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी के बीच मुकाबला। हरियाणा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पिछले रविवार को हुई थी। शुक्रवार आते आते हरियाणा भाजपा ने हिसार के एक और ज्वाइनिंग कराते हुए बीजेपी मुख्यालय में डेरा डाल लिया है। यहां रणवीर गंगवा की ज्वाइनिंग के बाद हरियाणा के सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम हरियाणा प्रभारी सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर अपनी ओर से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तक सौंप दिया है। उस दिन चुनाव समिति की बैठक में जिन नामों पर चर्चा आई थी, कल की बैठक में मुख्यमंत्री जी थे, हमारे प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी थे, संगठन के प्रभारी हैं डॉक्टर कलराज मिश्र जी, लोकसभा के चुनाव के प्रभारी, और विश्वास सारंग जी से प्रभारी, हमारे संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी, ऐसे सब लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे महामंत्री संगठन जी, उनके सामने सारी स्थिति है उसकी रखी है। और उसके आधार पर जो भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, मुझे लगता है कि आजकल जो बैठकों का दौर चल रहा है संसदीय बोर्ड की बैठकों का, उसके अंदर कोई न कोई निर्णय जल्दी आने की संभावना मुझे दिखाई देती है। वाकई में बीजेपी का सारा प्रोसेस हरियाणा में बाकी किसी पार्टी के मुकाबले सबसे तेज चल रहा है, क्योंकि अभी तो कांग्रेस की हरियाणा में रणनीति की बात की जाए तो 23 मार्च को हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ता को कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली का बुलावा आया है। उसके बाद 26 से फरीदाबाद में कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बस निकलेगी, जो 30 मार्च तक कांग्रेस सिर्फ गुटबाजी को विराम दे अपनी आपसी एकता दिखाने की कोशिश करेगी। यानी कांग्रेस में अभी ना तो हरियाणा लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम और ना ही उसको लेकर हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति और बाकी कमेटियों का कोई मीटिंगों का प्रोसेस शुरू हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल में से तो अभी विधायकों और मजबूत नेताओं का पलायन ही नहीं रुका है, और ऐसे में लोकसभा सीटों को लेकर रणनीति की कोई जिक्र नहीं है। जननायक जनता पार्टी की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की खोज से पहले तो अभी गठबंधन के साथ एक ही खोज में आम आदमी पार्टी के तौर पर पूरी नहीं हुई है। साफ है, कांग्रेस से लेकर जननायक जनता पार्टी और इन लोग अभी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चर्चा तक भी नहीं पहुंच पाई है। और इसके उलट बीजेपी हरियाणा अपनी तरफ से नाम तक फाइनल कर आला कमान की मोहर के बाद ऐलान के मोड़ पर खड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो चर्चा हम करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ कि आखिर किस तरह से टिकट बंटवारा होगा और बंटवारे में किस तरह की माथापच्ची चल रही है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी दो ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो चुनावी मंथन में भी जुटी हुई हैं, लेकिन जननायक जनता पार्टी जो एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उभर रही है, उसकी क्या कुछ रणनीति रहेगी, वो चर्चा भी आज हम करेंगे। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल में जो माथापच्ची है, दरअसल ये माथापच्ची हो किस लिहाज से रही है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर आज खास बहस अपने खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये तो कहती रही है कि उसके यहाँ उम्मीदवारों को लेकर कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं है। हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस की तरफ से, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी से मनदीप बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारत भूषण जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र सोनी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करें। अभी भी टिकट को लेकर माथापच्ची है, लगातार बैठक हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत
आगे बढ़कर बैठकों का दौर भी उनके यहाँ जारी है, मंथन हो चुका है, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अगर इतना आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को लेकर कि लगभग नाम तय है, आखिर घोषणा होने में देर क्यों हो रही है? क्या जो अब पहली लिस्ट आई, हम नजर लगाए हुए थे कि शायद इस पहली लिस्ट में कुछ नाम तो आते जो कंफर्म बताए जा रहे हैं, अभी वो नाम पर भी शायद नाम नहीं आ पाए हैं और ये लगातार इंतजार का दौर बढ़ता जा रहा है। ये हरियाणा में मतदान के लिए काफी समय है, तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों पर होमवर्क पूरा कर लिया है, पैनल बना लिया है, अब ये केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएगा, लेकिन उसमें कई नीतिगत मामले भी हैं। नीतिगत मामले ये हैं, क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को टिकट देना है? क्या केंद्र से कोई चुनाव लड़ने आएगा? केंद्र से मतलब केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, पीयूष गोयल या मेनका गांधी, इन तीनों नामों में से विचार होना है। क्या इनमें से किसी को भेजा जाएगा, ये फैसला केंद्र ने करना है। क्या किसी महिला को टिकट देना है या नहीं देना, तो ये सब बातें केंद्र के स्तर पर तय होनी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची बनाई है, लेकिन ये सूची तो मीडिया ने पहले ही बना ली थी जी। भारतीय जनता पार्टी जिस पर विचार कर रही थी, मीडिया में नाम पहले ही उभर कर आ रहे थे। तो कई बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ दूसरे दलों के लोगों पर भी निगाह लगाई हुई है। अब ये देखना है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा शामिल हुए हैं, रणबीर गंगा शामिल हुए हैं। कहने को तो ये कहा जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि ये विचारधारा से प्रेरित होकर आए हैं, ये मोदी जी की नीतियों से प्रसन्न होकर आए हैं, लेकिन जब इनको टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से ये सौदेबाजी ही माना जाएगा। तो ये अभी और भी कई नेता लाइन में लगे हुए हैं, तो ये देखने वाली बात है कि ये नेताओं का कितनी सूची कितनी लंबी जाती है। कई लोगों के नाम तैयार रहे हैं, कई खंडन कर रहे हैं, तो कई तरह की बातें आ रही हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में भी इस पर अपने गुलाम नबी आजाद जी काफी गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने जो बस यात्रा का सुझाव दिया है, ये उनकी पहल पर ही हो रहा है, लेकिन उसमें कठिनाई ये आ रही है कि नेताओं में, प्रदेश स्तर के नेताओं में तो एकता हो जाएगी, जिला स्तर के नेताओं पर कैसी होगी? आज ही के उदाहरण ले लें, आज फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप सिंह जी ने बैठक बुलाई जी। वहां सभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समर्थक अधिक नहीं गए, वहां दूसरे लोग गए, लेकिन वहां के महेंद्र प्रताप जी ने अपने फार्म हाउस पर बैठक बुलाई और वो समन्वय समिति के सदस्य भी हैं, कई दूसरे लोगों को आपत्ति हो गई। तो इस तरह की कठिनाइयां और आने वाली हैं, लेकिन कांग्रेस अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए कहेगी। उससे यह होगा कि सब नेताओं की अग्नि परीक्षा भी हो जाएगी, कौन कितने पानी में, यह भी साबित हो जाएगा, और सब नेता अपने चुनाव में जुड़े रहेंगे, एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे। केवल ढींगरा जी, ये आप कई रुख करते हैं, और जो बात वीरेंद्र सोनी जी उठाई कि अगर समन्वय समिति के एक नेता ने एक क्षेत्र में बैठक बुलाई और वो अपने ही एक फार्म हाउस पे आपने बैठक बुला ली, चलिए उस पर भी आपत्ति नहीं, लेकिन एक संदेश ये जाता है कि शायद आप अपने ही गुट को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कहा यह गया था कि ये तमाम नेता और ये समन्वय समिति इसलिए बनाई गई है कि सब एक साथ मिलकर एक रणनीति पे काम करें। वो रणनीति अगर जिला स्तर पर काम नहीं करती है और इस तरह की खबरें अलग अलग जगहों से आती हैं, तो फिर एक बार मुश्किल आप लोगों के सामने खड़ी होगी। जी केवल जी, देखिए, जो आप मीटिंग की बात कर रहे हैं, अगर मान लो वो भिवानी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और हर आदमी चाहवान है जी, अगर उन्होंने, मुझे नहीं पता शायद उन्होंने अप्लाई किया टिकट के लिए या नहीं किया महेंद्र प्रताप जी ने जी, अगर वो अपने इलाके में अपने वर्करों की मीटिंग बुलाते हैं तो इसमें क्या गलत बात है? वो तो अपने वर्करों की मीटिंग बुला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कल अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है, ठीक है, भिवानी से, तो अपने लोगों की मीटिंग बुलाने में उनको क्या हर्ज है? लेकिन जहां तक केंद्रीय जो हमारी कमेटी है, वो तो गुलाम नबी आजाद जी हैं उसके, और हुड्डा साहब उसके हरियाणा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, केवल जी ये करेक्शन भी कर दें, वो बैठक दरअसल थी कि जो बस यात्रा निकलनी है उसको लेकर, उसकी रणनीति को लेकर वो बैठक बुलाई गई थी। केवल जी, चलो अगर ये भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने वर्करों की मीटिंग और अपने इलाके में अपने हल्के की मीटिंग बुलाना किसी को कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो। नहीं, लेकिन जहां तक टिकटों का सवाल है, वो तो हमारी केंद्रीय समिति जो है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अध्यक्ष है और गुलाम नबी आजाद जी हैं, हमारे ऑल इंडिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सारे इसके बीच में बैठ के सारे मेंबरान जो है वो तय करेंगे। ठीक है, लेकिन आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन एक संदेश देने की बात होती है। दरअसल ये कहा गया कि कुछ लोग इसलिए नाराज हो गए
कि साहब आपने अपने फार्म हाउस पे ही बैठक बुला ली, पार्टी के वर्कर जो अलग अलग गुट के हैं उन सभी को अगर कॉन्फिडेंस में लिया जाता तो शायद बेहतर होता। नहीं, वो उस दूसरे उपलक्ष्य में है। वो इस तरह से है कि हमारी जो जी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 15 लोग जो हुड्डा साहब के साथ हैं एक ही बस के अंदर, वो सारे इलाकों में जाएंगे। ये बात तय हो चुकी हुई है पहले की। और उस उपलक्ष्य में इलाके के वर्कर की अगर मीटिंग बुलाई होगी तो उनसे बातचीत करने के लिए बुलाई होगी कि कौन सी डेट को भिवानी पहुंचेंगे सभी लोग और किस तरह से वर्कर जो है वो आगे उनके साथ मिलने का प्रोग्राम हो सकता है। चलिए ठीक है, मनदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनदीप, मैं आपको एक बार टोकना चाहूंगा। मान लीजिए यात्रा अंबाला में आनी है तो उसका व्यवस्था की दृष्टि से किसको प्रभार दिया जाएगा? जैसे कल कांग्रेस मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है तो सभी नेता अपने ढंग से अलग अलग अपने समर्थकों को बुला रहे हैं। वो एक तरह से वो कल की बैठक जो दिल्ली में होनी है उसका भी एक शक्ति प्रदर्शन का रूप हो गया है। सब अपने अलग, शैलजा जी अलग फोन कर रहे हैं, दूसरे लोग अलग फोन कर रहे हैं, सब अपने समर्थकों को दिल्ली बुलाने के लिए अलग अलग ढंग से बुला रहे हैं। प्रदेश स्तर से जो विधिवत होता है उस ढंग का निमंत्रण नहीं जा रहा। केवल जी। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाह रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव पूरे हरियाणा में होंगे और 10 सीटों पे होंगे। और जहां जहां जोन से इलाके में जोन से प्रभावी आदमी होंगे वो अपने इलाके में लोगों को बुलाना चाहेंगे। और क्यों नहीं बुलाना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने, अगर मान लो किसी ने इलेक्शन लड़ना है और वहां पे अगर वर्करों को नहीं बुलाएंगे तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? ये तो भाजपा भी ऐसे करती होगी, उनके भी संगठन होंगे अपने इलाकों में। तो कांग्रेस अगर संगठन में इस तरह से बुलाती है तो इसमें क्या इतराज है? ठीक है, चलिए आपकी बात आगे। मनदीप, आपका कार्यकर्ताओं को बुलाने पर इतराज नहीं है। कौन से कार्यकर्ता आएंगे, कौन से जाएंगे, किस कार्यकर्ता को जाना है, ये पार्टी स्तर पर निर्णय नहीं है। नहीं सर, ये तो आफ्टर इफेक्ट होगा ना, वो उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। चलिए मनदीप, मैं आपका रुख करूं। जननायक जनता पार्टी में अब स्थिति कहां तक पहुंची? क्या कुछ चर्चा आगे बढ़ी है गठबंधन के लिहाज से, कैंडिडेट के लिहाज से? इंतजार रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से पार्टी को खड़ा किया है, लोग काफी इंतजार कर रहे हैं कि, और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी के पास आखिर वो उम्मीदवार कौन से हैं। जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर सीट पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। 10 के 10 लोकसभा सीटों पर लोकसभा प्रभारी नियुक्त गए हैं, सह प्रभारी किए गए हैं। वो हल्के विधानसभा पर जाकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। उन सब फीडबैक को एकत्रित कार्यकर्ता राय लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल एक्जीक्यूटिव मीटिंग होकर के वह विचार करके, और जिस समय हरियाणा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो उससे पहले लोकसभा के उम्मीदवार बिल्कुल तैयार जनता के बीच में जनता और कार्यकर्ताओं के जन भावनाओं सामने रखते हुए वो उम्मीदवार, और जिस तरह से जिसका उपचुनाव मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा लड़ा गया था उसी प्रकार से कार्यकर्ता लोकसभा का चुनाव भी मजबूती के साथ लड़े। आज जो हालात कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में फुटओवर है वो वार्ड स्तर से लेकर केंद्रीय है। हर नेता अपनी अपना राज बजा रहा है। कांग्रेस इस अध्यक्ष को 5 साल के कार्यकाल के दौरान अभी तक जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष करने की क्षमता नहीं है। कोई डेलीगेट है, कोई बूथ पर कोई कार्यकर्ता नहीं है, केवल अपनी डबली बजाने नाम की कांग्रेस का सीट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करो, पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में केवल अंबाला और फैसलाबाद, इन 3 विधानसभा सीट को छोड़ करके हर सीट पर इन्होंने आयात उम्मीदवार उतारे। ठीक उम्मीद प्रकार है कि आज राष्ट्रीय नेताओं को शामिल करवा रहे हैं। इससे लगता है कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान इन्होंने अब खाली जो जिला मुख्यालय और प्रदेश मुख्यालय, केंद्रीय मुख्यालय बनाने पर इन्होंने अब दौड़ लगाई है। मेरे ख्याल से कार्यकर्ता की मजबूती कोई ना है, ना इनका कार्यकर्ता मजबूत हुआ है। इस कारण कार्यकर्ता पर ये भरोसा तो चुनाव लड़ा, अभी दूसरे राज्यों से आया उम्मीदवार तैयार के चुनाव लड़ा। जननायक जनता पार्टी की एक विशेषता मैं पहले बताता हूँ, इसका कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। और जननायक जनता पार्टी के जो वरिष्ठ है दूसरे, उनमें हरियाणा का युवा, किसान, बेरोजगार, कर्मचारी, हर वर्ग
उसमें एक भविष्य दिख रहा है। तभी आज भारतीय जनता पार्टी अगर विकल्प के रूप में किसी को देख रहा है तो केवल और जननायक जनता पार्टी के नेता चौटाला जी। ठीक है, कुछ ऑडियो में डिस्टर्ब है, लेकिन कुछ बातें क्लियर हुई हैं और कुछ बातें पहुंच पाई हैं। भारत भूषण जी, आपका रुख करें। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो हरियाणा में सबसे ज्यादा मजबूत है और 10 की 10 सीटें जीतेगी। अगर इतनी मजबूती है और 10 से 10 सीटें जीतने का आप लोग दावा कर रहे हैं, तो फिर पार्टी में नए आने वाले जो लोग हैं उनको टिकट के लिए आश्वस्त क्यों किया जा रहा है? दरअसल नाम जो आ रहे हैं वो लगातार अभी कुछ दिनों में पार्टी में शामिल हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि वो 3 सीटें खास तौर पर जहां पर आपको पिछली बार गठबंधन के तहत वो सीटें गई थी, वो आप जीत नहीं पाए थे, वहां पर वो चेहरे उतारे जाएंगे। आप अगर मजबूत है तो पार्टी के कैडर के भीतर से क्यों चेहरे नहीं सामने आ पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल जहाज इस समय बना है। इस पर अन्य पार्टियों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता आकर के अपना योगदान देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पिछले कम से कम 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में राजनीति में हमेशा कोई भी पार्टी हो अपना कुनबा, अपना परिवार बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत होती है, लेकिन सबके अपने अपने सिद्धांत, अपनी अपनी एक नीति होती है। जिस पार्टी में भी कोई नेता जाता है, कोई कार्यकर्ता जाता है, वो उस पार्टी की नीति को स्वीकार करके जाता है, चाहे भाजपा हो चाहे कोई अन्य पार्टी। इस समय देरी क्यों कर रहे हैं? हमारे पास प्रत्याशी नहीं है। अगर ये चुनाव जैसे पिछली बार हुआ था कि 11 अप्रैल को हरियाणा प्रदेश में चुनाव हो गए थे 10 अप्रैल को, तो अगर इसी दिनों में होता तो निश्चित रूप से सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर चुके होते, क्योंकि एक थोड़ा सा समय और मिल गया। राष्ट्रीय चुनाव है तो राष्ट्रीय संसदीय दल जो है वो बोर्ड जो है वो अन्य राज्यों को जहाँ चुनाव पहले चरणों में है उनके लिए थोड़ी एक्सरसाइज में ज्यादा व्यस्त है। और हमारा तो लगभग पैनल तैयार है। जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के स्तर पर हर सीट पर जितने भी उम्मीदवारों की दावेदारी आई है उसको स्क्रूटनिंग करके, स्क्रीनिंग करके केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया गया है। तो चंद दिनों में ये डिक्लेयर भी कर देंगे। रह गई आपने कहा कि जो 3 लोकसभा क्षेत्र हमने पिछली बार स्वयं नहीं लड़े थे, गठबंधन में लड़े थे, उन पर देखेंगे कि बहुत सशक्त उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पास है। और पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल के हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कार्यकर्ताओं ने, संगठन कार्यकर्ताओं ने और राजनीतिक जो हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं उन्होंने इस प्रकार से परफॉर्म किया कि उनकी भी दावेदारी बहुत मजबूत हो जाती है, चाहे सिरसा सीट हो, चाहे हिसार सीट हो, चाहे रोहतक सीट हो। और दूसरे दलों से भी जो नेता आए हैं उनका भी स्वागत किया है। लेकिन आपका ये कहना कि किसी को भी हमने टिकट के प्रति आश्वस्त किया है और इस शर्त पर उसको पार्टी में शामिल किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से पार्टी में आए हैं तो एक राजनीतिक कद है, राजनीतिक व्यक्ति है, लंबे समय से जो राजनीति में रहे हैं, उनका अधिकार भी बनता है और उनकी मंशा भी होगी कि हमें भी भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो हम भी चुनाव में लड़ेंगे। लेकिन उनकी भी ये कोई शर्त नहीं है कि हमें टिकट दें तो भी हम पार्टी में आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का भी कोई आश्वासन नहीं है कि आपको टिकट देंगे इसीलिए आपको पार्टी में लिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास हर 10 की 10 विधान लोकसभा क्षेत्रों में आराम से कम 5 तो अब इस समय स्क्रूटनिंग के बाद भी उम्मीदवार ऐसे रहे आ चुके हैं जो बहुत सशक्त उम्मीदवारी करते हैं और उसमें पार्टी के लोग भी हैं और पार्टी में नए तरीके से, यानी भारत भूषण जी, मैं 5 महीने में जुड़े हों वो लोग भी शामिल। ठीक है, मैं ये बात यहां से समझूं कि जो लोग नए पार्टी में शामिल हुए हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा? देते थे। क्राइटेरिया क्या रहेगा फिर? एक वर्कर जो आपके यहां लंबे समय से काम कर रहा है, जिसे आप कहते हैं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बूथ लेवल का वर्कर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ऐसे में क्या कहेगा बूथ लेवल का वर्कर कि भाई अभी चंद महीने पहले अगर कोई आया, उसने कहा मैं कद्दावर नेता हूं, विचारधारा आपकी रातों रात उसे पसंद आ गई, वो अगर टिकट पा लेता है तो फिर बूथ लेवल के वर्कर को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि हर राजनीतिक अपना परिवार, अपनी कार्यकर्ताओं की जो सूची है और जो कार्यकर्ताओं का संगठन है उसको विस्तार करना चाहता है। निर्भर करता है कि किस प्रकार का कार्यकर्ता दूसरे दल से या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में से राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, एक तो वो आधार है।
ठीक और है। दूसरा आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता कैडर आधारित पार्टी है, निश्चित रूप से है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो हरियाणा में भी सबसे अधिक सदस्यता वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हमने अपना जो मूल मंत्र है पार्टी का वो ये है कि राष्ट्र पहले, उसके बाद अपना राजनीतिक दल और उसके बाद हम स्वयं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र के हित को देखते हुए पहले काम करता है। राष्ट्र के हित में पार्टी काम करती है। पार्टी ने अगर किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक नेता को अपना सिंबल देकर के, कमल का फूल देकर के भेज दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही ये मान करके चलता है कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं। वो व्यक्ति विशेष पर नहीं देती है ध्यान, वो चुनाव चिन्ह पर देता है। जिसके हाथ में कमल का फूल है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। ये जो फार्मूला, निश्चित रूप से अगर लोकसभा मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखो तो दर्जनों कार्यकर्ता हर सीट पर ऐसे हैं जो काबिल है, योग्य है, टिकट तो उनमें से भी एक को मिलना है। और अगर एक दो व्यक्ति उस सीट पर बाहर से कुछ आए भी हैं, उसके बाद उन्होंने नए सिरे से भाजपा में ज्वाइन किया है, तो उसको भी हम अपने परिवार का सदस्य मान करके, एक रूपता में ही मान करके चलते हैं। ठीक है, ये भी अब हमारा सदस्य है, ठीक है, उसी प्रकार से अधिकार सुरक्षित है। और हम सब मिल करके, जिसके पास भी कमल के फूल का चिन्ह होगा, उसके लिए काम करेंगे। हम पार्टी के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। कार्यकर्ता के मन में 1% भी ये बात नहीं आती है कि टिकट किसको मिला है या मुझे नहीं मिला है। वो ये मान के चलता है कि संगठन में काम करना है, तो जितना हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि काम करता है प्रदेश के लिए, देश के लिए, संगठन के रूप में संगठन को मजबूत करके नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, सरकार को मजबूती देने का काम धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, उसके बाद केवल ढींगरा जी, वीरेंद्र सोनी जी, आप दोनों के पास में आऊंगा। लेकिन बात से तो ये निकल के आया कि शायद ये फार्मूला और कार्यकर्ता को ये कहना कि सबसे आखिर में मैं, सबसे पहले देश और फिर उसके बाद पार्टी आएगी और फिर मैं आऊंगा, ये फार्मूला शायद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर शायद आजमाती है। बाहर से जो बड़े नेता आते हैं उन पर यह फार्मूला शायद लागू नहीं कर पा रही है। हरियाणा की सियासत को लेकर हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। और वीरेंद्र सोनी जी, आप कोई पॉइंट रखना चाह रहे थे ब्रेक से पहले? भारत भूषण जी के विचारों को सुनकर कोई भी प्रभावित हो सकता है जी, लेकिन अब इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग कल तक भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, आज आपने उनको पटका पहनाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जो प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांगते थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जातीय वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाते थे, अगर रणवीर गंगवा जी को आपने पार्टी में शामिल किया है तो उनको क्यों नहीं कहा कि पहले आप विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दो? वो विधायक तो इनेलो के हैं और आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं कहा आप पहले विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दीजिए? भारत भूषण जी, थोड़ी आवाज कट के आई है सोनी साहब की, क्या कह रहे थे? वीरेंद्र सोनी जी ने कहा कि रणवीर गंगवा अभी इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं। अगर आपने उन्हें पार्टी में ज्वाइन कराया तो उससे पहले यह क्यों नहीं कहा गया कि आप पहले उस पार्टी से आप इस्तीफा दे के आ गए, लेकिन विधायक तो आप उसी पार्टी के हैं, पहले आप इस्तीफा दीजिए अपने विधायक पद से और उसके बाद पार्टी में आइए। क्योंकि अब तक तो रणवीर गंगवा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर तमाम तरह के आरोप लगाते रहे और अचानक वो पार्टी में आ गए और ना उन आरोपों पर उन्होंने माफी मांगी, वो सीधे तौर पे पार्टी में आ गए और अब आप वो एक तरह से टिकट के प्रबल दावेदार भी हो गए। तो वर्कर के सामने क्या मैसेज जाएगा? जो व्यक्ति आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को तमाम तरह के आरोप लगाता रहा, वो अचानक से पाक साफ हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गंगवा जी ने अगर ज्वाइन किया है जी, आपका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में इसमें क्या संदेश जाने वाला है उसके पास कि कल तक वो हमारा विरोध करते रहे थे और प्रखरता के साथ करते रहे थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में क्या भावना है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपने शीर्ष नेतृत्व पर इतना अगाध विश्वास है कि वो ये मान के चलता है कि अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किसी व्यक्ति को पार्टी में शामिल किया है तो निश्चित रूप से पूर्णतया बैठ करके गुफ्तगू हुई होगी, विचार विमर्श हुआ होगा और जो भी पहलू हैं, चाहे वो पहले विरोध का पहलू रहा हो और आज पार्टी में ज्वाइन करने का पहलू रहा हो, आने वाले समय में किस प्रकार से वो पार्टी की मदद करेंगे, किस प्रकार पार्टी के कार्यक्रम करेंगे, पार्टी की ये नहीं पूछा वीरेंद्र जी ने, सोनी साहब ने ये नहीं पूछा आपसे। इस बात को मान करके चलता है, स्वीकार करके चलता है कि नेतृत्व ने जो किया है वो पार्टी के हित में किया है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा कि उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? स्वाभाविक सी बात है कि वो विधानसभा के सम्मानित सदस्य हैं। ठीक और अभी विधानसभा में 4-5 महीने का समय और है। ठीक तो है। ये कोई शर्त भारतीय जनता पार्टी रख करके
ना तो इस शर्त पर उनको ज्वाइन कराया गया है कि आप विधानसभा से छोड़ करके आइए, और ना इस शर्त पर उनको ज्वाइन कराया है कि आपको हम लोकसभा या विधानसभा का टिकट देने वाले हैं, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी में उनको आकर के मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने का। और निश्चित रूप से उनको आने वाले कुछ समय में ही भारतीय जनता पार्टी की जो मूलभूत धारा हमारे सिद्धांत हैं उनके बात में समझ आ जाएगी। तो उसके बाद निश्चित रूप से अगर वो आ जाए तो ये मान के चलना पड़ेगा कि इंडियन नेशनल लोकदल से उनका मोह भंग हुआ है और भाजपा में वो आ रहे हैं। तो ये विधानसभा की सदस्यता छोड़ना उसके बाद भी संभव है, ये तो स्पष्ट संकेत है ही कि वो विधानसभा की अपनी जो सदस्यता है उसको भी एक समय आने पर निश्चित रूप से छोड़ेंगे ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने का सीधा संदेश यही है कि इंडियन नेशनल लोकदल भारत भूषण केवल ढींगरा साहब, आप कोई पॉइंट रखना चाह रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर हमने उन्हें पार्टी में लिया है तो वो धीरे धीरे सीख जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। देखिए, वो मोदी जी की भी इसकी मानना यही है कि एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना बन के निकलता है। तो जैसे ही भाजपा के अंदर कोई भी आदमी डालो वो उधर से सोना बन के बीजेपी का सोना बन के निकल जाता है। ये राहुल गांधी कहते हैं कि मशीन में एक तरफ से आलू डालो मोदी जी का वर्ड है, सोना निकलेगा। और ये मोदी जी ने कहा है, ये मोदी जी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने उन्हीं की बात बताई थी टीवी पे। मैं आपको सुना देता हूँ। मैं आपको मोदी जी की वर्डिंग सुना देता हूं, जिसमें मोदी जी ने एक रैली के दौरान ये कहा कि एक तरफ से आलू डालो और उधर से सोना बन के निकलता है। ये मोदी जी का वर्ड है, जो कि जिसका हमने तो राहुल जी की वीडियो देखी है कि राहुल जी ने ये कहा और इसका राहुल जी का व्यंग बनाया बीजेपी ने। ये मोदी जी का वर्ड है। भारत भूषण जी, आपको पता नहीं है, तथ्य की जानकारी रखा कीजिए आप। ये मोदी जी का वर्ड है, आपसे जान लेने की मोदी जी का वर्ड है, जानकारी रखा कीजिए। और दूसरे सुनिए, गंगवा जी सुन लीजिए गंगवा जी INLD के वो आलू हैं जो अब बन गए और मशीन में घुस गए, अब वो वहां से सोना होके निकलेंगे, बीजेपी में सोना होके निकलेंगे। और आप उनको हिसार का MP का टिकट थमा दोगे। अभी वक्त तक वो INLD के MLA हैं। आपको ऐतराज है इस बात पे? दूसरी बात और सुना देता हूं आपको। आपके एक बीजेपी, एक मिनट अब सुनिए, आपके एक बीजेपी के चीफ व्हिप हैं, वो हरियाणा के अंदर MLA है पंचकुला से, और वो ये कहते हैं कि सारे हरियाणा के वो कहते हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बोगस वोट बने हुए हैं। और वो कहते हैं कि मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को लिख के दे चुका हूं कि मेरे इलाके में बोगस वोटिंग बनी हुई है। ठीक है, और उसके बारे में क्या आज तक कार्रवाई की इन्होंने, ये बता दीजिए। क्या कार्रवाई आज तक इलेक्शन कमीशन ने की, क्या हुई है वो बता दीजिए। भूषण जी, ये मुझे बताने का कष्ट करें कि आपके इलाके में बोगस वोटिंग किसने बनवाई? आपने बनवाई होगी। अगर हम ऐतराज कर रहे हैं तो आपने बनवाई है। अगर हमने बनाई होती तो हम ऐतराज क्यों करते? अरे स्वाभाविक सी बात है। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की उनके ऊपर? आपने बनवाए हैं, लिख रहे हैं, ऐतराज कर रहे हैं कि लोकतंत्र में ऐसा लिख रहे हैं। सुन लीजिए ना, चीफ व्हिप लिख रहे हैं। उत्तर दीजिए ना, किसने बनवाया? अरे सुनिए तो सही। ये कह रहे हैं कि हम अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, सरकार आपके चीफ व्हिप का वहां पे कार्रवाई नहीं हो रही, आपके चीफ व्हिप आवाज उठा रहे हैं। केवल जी ऐसा है, ये जो चर्चा जिस विषय पे जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, कार्रवाई कब करोगे? अगर आपने लिया तो स्वागत है। ठीक है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि ने इस बात का उसी मुद्दों पे लोकसभा का चुनाव नहीं होगा, उसी बोगस वोटिंग पे लोकसभा का चुनाव नहीं होगा। चल रहे हैं, हम दिखा के प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? हमने प्रमाण के साथ कहा है। भूषण जी, किस मुद्दों पे लोकसभा का चुनाव होगा? इसको कैंसिल कीजिए। भूषण जी, किस मुद्दों पे लोकसभा का चुनाव होगा? आप लोग तो चाहते हैं जाली वोटिंग, यही वोट पड़ेंगे उनको। किसी प्रकार से वो जाली वोट जो आप बनवा रहे हैं वो कांग्रेस के ये बोगस वोट किसको पड़ेंगे ये तो पता कराइए कम से कम। एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। इसकी ये हम आपसे पूछ रहे हैं, बाकी रह गया, ये हम आपसे पूछ रहे हैं के ऊपर निर्भर करता है
कि उन्होंने कितने दिन में ये एक्शन लेना और निश्चित रूप से करेंगे, तो भी करेगा इलेक्शन कमीशन। चलिए ठीक है, विश्वास है उसमें। ठीक है, मनदीप बिश्नोई को चर्चा में ले आते हैं। संस्था है ना, कब करोगे? 2 महीने से तो वो कह रहे हैं कि हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन और मेन इलेक्शन कमीशन को लिख के दे दिया। करेंगे कि इलेक्शन कमीशन करेगा, ये काम हरियाणा और सरकार किसी आदमी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग का है। ठीक है, मनदीप बिश्नोई को चर्चा में ले आते क्या हैं। बोलते हैं? ठीक है, पहले सवाल सुनो फिर बोले, बीच में टैं 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 करके क्या होता है? इस बात को आप लोगों को आवाज नहीं सुनने देना चाहते ना कभी विपक्ष की। कार्रवाई कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, मनदीप आपको चर्चा में लेके आए। जिस तरह से ये अब दल बदल का खेल है, दरअसल जिसको जहां सूट करता है वो चुनाव से ऐन पहले कोई भी पार्टी ज्वाइन कर देता है और उसके बाद वो जो कार्यकर्ता है जो लगातार मेहनत करता रहता है वो अचानक से देखता रह जाता है कि आखिर हुआ क्या। ये साहब आए और उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और बड़े आदर सत्कार के साथ इन्हें पार्टी में ले लिया गया, टिकट दे दिया गया। दरअसल हो आपकी पार्टी में भी यही रहा है। दरअसल आपकी अभी पार्टी नई है, इसलिए जो भी नेता आ रहा है वो यही कह रहा है कि आपकी विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं। क्या आपकी पार्टी में भी यही देखने को मिलेगा? देखिए, जननायक जनता पार्टी का तो गठन दिसंबर 2018 को हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 3.5 साढ़े 3 महीने इसको बने हुए, तो निश्चित तौर पर जो भी लोग आए हमारे पास तो नए लोग हैं। हमने तो आमंत्रित किया था दिन की ऐतिहासिक धरती से कि जो भी जननायक देवीलाल विचारधारा में विश्वास रखता हो, समान विचारधारा वाला हो, उन सब लोगों का हमारे अंदर स्वागत। ठीक है, टिकट को देना है, किसको नहीं देना है, ये कार्यकर्ताओं की फीडबैक पर निर्भर करेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठ करके फैसला लिया जाएगा और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता के बीच में से ही किसी चुनाव लड़ाया जाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के साथी बार बार कहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनकी किसी प्रकार का आश्वासन नहीं है, वो साधारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी करते हैं। तो क्या भारतीय जनता इस बात का आश्वासन प्रदेश जनता को आपके चैनल के माध्यम से देने में सक्षम है कि रणवीर खन्ना जी बिल्कुल नए आए हैं और हम अपनी पार्टी के कैडर में से पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाएंगे। जिस तरह से 70% लोकसभा इन्होंने 2014 में आयात उम्मीदवारों को, ऐसा लगता है कि आज भी वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं 5 साल पुराना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 7 लोकसभा के सांसद थे, उन 7 जगहों पर किसी प्रकार की परंतु जरूरत थी। 7 उम्मीदवार उम्मीदवार थे और ये सांसद थे और उनकी जो थी उनकी स्पेशली थी। अगर जनता उन्हें दोबारा उन पर मोहर लगा देती और अगर वो निष्क्रिय रहे तो जनता उनको जवाब देती। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज बिल्कुल इस बात से खुश है कि उसकी लगातार अनदेखी की जा रही है। और जहां तक कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ता बच्चा नेता है, वो आपस में एक दूसरे से उलझते हैं और ये जो कुंठापन है ये केवल ढींगा जो बात उनसे निकल कर आ रही है। कांग्रेस का तो जिक्र ही करना समय की बर्बादी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में दूर है कि आज इन्होंने देश के विकास करना चाहिए, विकास इन्होंने केवल अपना विकास किया है। आज इन्होंने हर जिला को पहले अपने कार्यालय पर आलीशान भवन बनाने की तैयारी कर रही है और सुनने में आया कि रोहतक का जो प्रेस मुख्यालय बनने जा रहा है उस पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्चा आएगा और एक ठेकेदार हैं उसको इन्होंने बहुत हजारों करोड़ रुपए का कोई सरकारी ठेका दिलवाया है। उसी ठेके में जो सरकारी ये बिल्डिंग मटेरियल जो यूज होता है वही मटेरियल ये उस के अंदर यूज किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। अगर इसकी जांच की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी स्पष्टवादिता और राष्ट्रवादी की बड़ी बड़ी बातें करती है उसका बिल्कुल सामने आ जाएगी और धरातल पर आएगी, जनता के सामने सच्चाई भी आएगी। लेकिन आज जिस प्रकार का ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे दिनों की बात ये नहीं कर रहे हैं जो इन्होंने 2014 में कही थी। आज ये बेरोजगार युवा के दर्द की बात नहीं कर रहे कि कितने युवाओं को ये रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आप मुद्दे पर प्रश्न में बात करना नहीं चाहते, आइए मैं मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, मैं उत्तर देता हूँ आपको। आज भारत भूषण जी, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी मैनिफेस्टो के जो पॉइंट थे उस पर विचार करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। दूसरी बात ये कि क्या आपके आलीशान भवन नहीं बन रहे जिला कार्यालयों के नाम पे? बन रहे हैं सांसद हैं। आप मुझे शाम को देंगे, मुझे उत्तर देने का समय दीजिए आप, क्योंकि आपके मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। ठीक है मनदीप, भारत भूषण जी का टेक ले लेते हैं। ठीक है मनदीप, भारत भूषण जी का टेक भी ले लेते हैं। भारत भूषण जी, पहली बात तो ये है
कि मनदीप जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय बन रहे हैं, आलिशान भवन जिनकी वो बात कर रहे हैं जी, तो छुपे हुए नहीं, वो धरातल पर बन रहे हैं, वास्तव में बन रहे हैं। और उन पर जो पैसा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक एक पैसे का हिसाब रख रही है और देने को तैयार है। आपका अधिकार है लोकतंत्र में पूछने का कि भाजपा के पास वो पैसा कहां से आया है और भाजपा वो कहां से ला करके लगा रही है। निश्चित रूप से इस बात को पूरा राजनीतिक क्षेत्र में पूरे देश को जानने का अधिकार है कि भाजपा अपने कार्यालयों का निर्माण कर रही है तो पैसा कहां आ रहा है। जहां पर भी ये टीवी चैनल के माध्यम से विशेष रूप से इस पर एक चर्चा रख दी जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कितना पैसा है, कहां से आया है, किस किस व्यक्ति ने दिया है, भाजपा उस व्यक्ति के पूरे डिटेल के साथ आपको देने को तैयार है कि भाजपा के पास आज से पहले कार्यालय का निर्माण कर रही है। इस बात को तो यहाँ रोक देना चाहिए। विशेष आप रख लीजिए, विशेष टीवी डिबेट रख लीजिए इस बात पर, मैं तैयार हूँ। मैं स्वयं आकर के आपके सामने आंकड़े रखने को तैयार हूँ। दूसरी बात, इनका कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 7 सीटें जीती, आयातित लोगों से जीती। ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त है और देश के प्रथम रख करके बाद में काम करती है। भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे हैं कि जिनके सर्वे सर्वा जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में इस समय भी जेल में है, सजायाफ्ता मुजरिम है, सजा काट रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार जांच करवाएंगे क्या आपने? आपके पार्टी के सर्वे सर्वा जेल में है, भ्रष्टाचार जेल में है, वो सजा काट रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने 2 करोड़ की लागत सरकारी सीमेंट, सरकारी सरिया उपयोग नहीं किया जा रहा। क्या आप अजय सिंह चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मानते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, इसलिए उनको सरकार जो अदालत ने है वो दंड दिया है? और अगर मानते हैं तो आप इस पार्टी में किस प्रकार से हैं, जब भ्रष्टाचारी नेता आपके हैं और वो जेल में सजा काट रहे हैं, तो आप कौन से नैतिकता की और कौन से भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, आप आयातित की बात कर रहे थे। इंडियन नेशनल लोकदल से आप चले गए। अगर इंडियन नेशनल लोकदल आपको इतना ही अप्रिय था, इतना ही गलत था, इतना ही भ्रष्टाचारी था, इतना ही गुंडा था, तो आप इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने दल में शामिल करके उस दल को क्यों तोड़ रहे हैं? आपका एक पारिवारिक झगड़ा जो था, इस प्रदेश को आप जो है, प्रदेश के राजनीति बहुत सुलझे हुए लोग भी रहे होंगे, उनको भी आपने हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया। उनका राजनीतिक सोच, उनकी राजनीतिक मंशा, उनके राजनीतिक काम करने का जो स्वप्न था, उसको आपने ध्वस्त करके रख दिया। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से करके आपने चाचा भतीजा की लड़ाई में पूरे प्रदेश में जो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनके सपनों को, जो वो प्रदेश के बारे में भारत भूषण जी, थोड़ा समय कम है, करके रख दिया। भाषण दे रहे हैं चौटाला जी एक तरफ जेल में है, भाषण दे रहे हैं अजय सिंह चौटाला दूसरी तरफ वही उसी जेल में है। भाषण का मंच नहीं है। दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहे हैं। ठीक है भारत भूषण जी, कहने के लिए है क्या? भारत भूषण, केवल ढींगरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जोड़ लेते हैं उन्हें भी। मुद्दों की बात कीजिए, मुद्दों की। रोज डिबेट पर ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, एक मिनट मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो आप जरा भूषण जी रुकिए, आप रुकिए। अरे रुकिए भाई साहब, रुकिए, इंजन शुरू हो गया आपका। ठीक है भारत भूषण जी, केवल ढींगरा साहब को चर्चा में ले लेते हैं, 2 से 3 मिनट बचे मेरे पास। जी केवल जी बोलिए। देखिए शाकिर जी, एक बात इनसे सवाल पूछने चाहिए, मुद्दों से बात करनी चाहिए, ये भाषण पेलने लग जाते हैं। सुनिए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, वुमेन सेफ्टी, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ब्लैक मनी, 15 लाख, 10 करोड़ जॉब, ये जीडीपी डाउन, बुलेट ट्रेन, आप ये देखिए नमामि गंगे, ये मुद्दे थे इनके 2014 के मैनिफेस्टो के अंदर। आज ये बताएं मुझे, कहां पे खड़ी है बीजेपी? आज ये उन मुद्दों पे बात क्यों नहीं करती? आज करप्शन के अंदर एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हरियाणा आगे क्यों है, देश आगे क्यों है? महंगाई में हमारी आज कमर क्यों तोड़ रखी है आम आदमी की? मुद्दे जो है उसके ऊपर बात नहीं करते, इधर उधर की कहानियां डाल के भाषणबाजी करते हैं। आप बताइए मुझे कि 2014 का जो मोदी जी का जो घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है केवल जी, भारत भूषण जी,
ठीक है भारत भूषण जी, बहुत कम समय, संक्षिप्त में थोड़ा आंसर दे दीजिए। मैं केवल जी को यह कहना चाहूंगा जी, कि अभी उन्होंने एक भ्रष्टाचार की बात कह दी कि भ्रष्टाचार का ग्राफ हरियाणा में और इस देश में बढ़ गया है। जी, जिस पार्टी के नेता, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस पार्टी की माताश्री जमानत पर चल रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोपों में, वो भारतीय जनता पार्टी को पर लांछन लगा रहे हैं। राहुल जी जमानत पर, वाड्रा जी जमानत, किस चीज की जमानत, किस चीज की जमानत? आपने 5 साल में जमानत कराने के लिए उनको, आपने उनके ऊपर एक छोटा सा केस दर्ज करने के लिए कार्रवाई की थी। कार्यकाल में झूठ बोलते हैं आप लोग। एक भी जनप्रतिनिधि, चाहे केंद्र का हो चाहे हरियाणा प्रदेश का हो, पार्टी का एक भी कौन सी कार्रवाई की आपने 5 साल में? आप लोग देश को झुठलाने के चक्कर में हो। तो दूर की बात है, देश का मूर्ख बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपको बताता हूं, जनधन योजना में 32 करोड़ खाते खोलने का जो काम किया था, आज किसानों के माध्यम से। भारत भूषण जी देखिए, मेरे पास समय कम है, वीरेंद्र सोनी जी फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, क्या इतना आसान होगा सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए टिकट बंटवारा? क्योंकि जिसे टिकट नहीं मिलेगा उसकी बगावत भी झेलने को देखने को मिल सकती है। लोगों ने उस ऋण के माध्यम वीरेंद्र सोनी जी पैदा करने का अवसर दिया है। स्टैंड अप इंडिया में 3942 भारत भूषण जी, मेरे पास समय नहीं है, फाइनल टेक में वीरेंद्र सोनी जी से ले रहा हूं। जी वीरेंद्र सोनी जी, स्टैंड अप इंडिया में IT सेक्टर को आप अपनी बात रखिए। वीरेंद्र सोनी जी अपनी बात रखिए आप। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने, भारत भूषण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह आपने आज तक 50 कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तो राज्यसभा से इस्तीफा दिया, वो तभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब अगर ये बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के किस सदस्यता के नियम में यह लिखा हुआ है कि दूसरी पार्टी का विधायक रहते हुए आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, ताकि हम पार्टी का परिवार बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सके कि आप दूसरी पार्टी के विधायक रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकते हो। आपके राजपाल सैनी आपकी पार्टी को गाली देते हैं, अलग पार्टी बना लेते हैं, फिर तो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। एक सांसद प्रियंका गांधी की प्रशंसा करते हैं, एक सांसद कहते हैं मुख्यमंत्री तो ईमानदार है लेकिन भ्रष्ट तत्वों से घिरे हुए हैं, तब भी आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये अनुशासनहीनता पार्टी को कहां तक ले जाएगी? ठीक है, चुनावी मौसम में वक्त मेरे पास कम है, लेकिन ये जो वीरेंद्र सोनी जी ने सवाल उठाए ये बीजेपी को परेशान जरूर कर सकते हैं, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। वीरेंद्र सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, कुलदीप मनदीप बिश्नोई आपका बहुत शुक्रिया, और केवल डिंगरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, भारत भूषण जी आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। तो चुनावी मौसम में टिकट पर माथापच्ची है, लिहाजा हर पार्टी बड़ी सावधानी से टिकट बंटवारे की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि जिस भी नेता को उसके क्षेत्र से अगर टिकट नहीं मिलता है तो उसकी बगावत का खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है, और चुनावी मौसम में कोई भी पार्टी अपने नुकसान होता हुआ नहीं देखना चाहती है। लिहाजा बड़ी फूक फूक के कदम रखे जा रहे हैं और हर राजनीतिक पार्टी नफे और नुकसान को नापकर टिकट बंटवारे की तरफ ध्यान दे रहा है, और जल्द ही हरियाणा की सियासत में 2 बड़ी पार्टियां तो कम से कम जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जननायक जनता पार्टी भी जल्द ही टिकट बंटवारे के बाद उम्मीदवारों के नाम का करेगी ऐलान।